तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। आज की इस कक्षा में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनका जवाब भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप सबको बता दें, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी हिंदी का नया बैच शुरू हो चुका है। DSSB टीजीटी हिंदी का नया बैच शुरू हो चुका है। यूजीसी नेट हिंदी का नया बैच शुरू हो चुका है, आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। अभ्यास LT टीजीटी और पीजीटी का बैच शुरू हो चुका है। ये सारे बैचेस आप व्हाट्सएप करके हमसे ले सकते हैं। नंबर है 9628959237। तो चलिए एक बार सब लोग बता दीजिए कि आवाज आ रही है, वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक है। आज का सबसे पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए फटाफट बता दीजिए, जितने लोग आ चुके हैं सबका स्वागत है। 9 वाली क्लास जो है आप सबकी टीचर्स एकेडमी पे चली थी और ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शंस हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ तिवारी। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक आसान से सवाल से जिसका सभी लोग जवाब जानते हैं। चलिए फटाफट बताइए। तो देखिए, अगर हम उत्तर अपभ्रंश की बात करें तो उत्तर अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? उत्तर अपभ्रंश की बात करें तो उत्तर अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, यह भी हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं भी देख लूं कि वीडियो चल रही है आप सबकी, नहीं चल रही है। ठीक है, तो पहला जो सवाल है इसका राइट आंसर तो आप सब जानते ही हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कहता है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं। अब यहां इनका तात्पर्य क्या है? इनका तात्पर्य उत्तर अपभ्रंश से क्या है? उत्तर अपभ्रंश का अर्थ क्या है? तो भाषा के उस रूप से है जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के संक्रमण काल में उत्तर भारत में बोली जाती थी। इसे हम सौरसेनी अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सौरसेनी अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं। यानी वह संक्रमण का दौर था, उस संक्रमण के दौर में जो भाषा बोली जा रही थी उसी भाषा को ही यहां पर क्या कहा गया? उसी भाषा को ही उत्तर अपभ्रंश कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह कथन कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर यह भी पूछा जाता है, जैसे शुक्ल जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से हुई? तो उनका भी तात्पर्य किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से है या पुरानी हिंदी से है? यानी पुरानी हिंदी के या अपभ्रंश के नमूने किस समय से मिलने लगते हैं? तो यह 6वीं शताब्दी से। कहां से मिलने लगते हैं? तो यह 6वीं शताब्दी से ही मिलने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सौरसेनी अपभ्रंश की बात करेंगे तो 6वीं शताब्दी से ही इसके नमूने हमको मिलने लगते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहां 6वीं शताब्दी भी हमको याद रखना है। और सौरसेनी अपभ्रंश का जो समूह है, पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती और भाषाएं इसी से ही विकसित हुई हैं। और कई बार इसका जो उत्तरकालीन रूप था, यानी पुरानी हिंदी का उत्तरकालीन रूप अगर पूछे कि उत्तरकालीन रूप इसका क्या था, तो इसका उत्तरकालीन रूप जिसे देश भाषा भी कहा जाता था, अर्थात जिसका एक नाम था अवहट्ट, इसे अवहट्ट के नाम से भी जाना जाता था। यानी उत्तर
अगर पूछे पुरानी हिंदी का उत्तरकालीन रूप क्या था, तो देश भाषा था या फिर अवहट्ट था। देश भाषा यानी जिसका प्रयोग हमारे मैथिली के कवि, क्या नाम था, जिनका नाम था विद्यापति, जिन्होंने भी अपने काव्य में किया है। तो पहले का पहला सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? यहां ध्यान रखने वाला सवाल है कि ये पहले किसके अनुयायी थे और बाद में इन्होंने क्या परिवर्तन किया। पुष्पदंत पहले किसके अनुयायी थे? चलो फटाफट बताओ भैया। तो देखिए, पुष्पदंत की बात करें तो ये पहले क्या थे? शैव थे, और उन्होंने एक जैन मुनि के उपदेश के बाद जैन धर्म अपना लिया था। इनके पिता जो थे उनका नाम क्या था? केशव भट्ट था। पिता का नाम क्या था? केशव भट्ट था। और इनके पिता क्या थे? एक शैव थे, शिव के पुजारी थे, और उस शैव धारा में ये पड़े बढ़े थे। लेकिन बाद में ये पुष्पदंत जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, और इन्होंने शिव की स्तुति में कई रचनाएं भी लिखी थी, जैसे महिमन स्तोत्र। महिमन स्तोत्र यह इनकी एक रचना है जो इनके शैव होने का प्रमाण भी दिलाती है। दरअसल जैन धर्म प्रसिद्ध महाकवि बने और जैन साहित्य में इन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं भी की। यानी पहले अपने पिता के प्रभाव के कारण ये शैव थे। पिता कौन थे? केशव भट्ट थे। और बाद में फिर ये क्या हो जाते हैं? बाद में ये किस संप्रदाय से जुड़ जाते हैं? तो ये जैन हो जाते हैं। राइट आंसर आपका शैव होगा यहां पे। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो आज ही हम लोगों ने यह सवाल पढ़ा था, सूर्यकांत शास्त्री विवेचनात्मक इतिहास। वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार कौन है? तो आज ही यह भी सवाल हम लोगों ने पढ़ा था। साथियों, यहां पर एक नाम है जिनका नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा शुरुआत कहां से करते हैं? तो वो संधि काल से शुरुआत करते हैं। संधि काल, चारण काल, और फिर भक्ति काल तक पहुंचते हैं। और भक्ति काल तक पहुंचने के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य को समाप्त कर दिया। यानी उन्होंने आदिकाल और भक्तिकाल का ही वर्णन किया है। उन्होंने आदिकाल और भक्तिकाल का ही वर्णन किया है। अगला सवाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहां पर उन्होंने जो भी तिथियां बताई हैं वह ईस्वी में बताई हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवियों उनकी कविता 1933 में किस पत्रिका में छपा था? अब यह सवाल देखें तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक बार सभी साथी जो भी देख रहे हैं वो एक बार लाइक कर देंगे, वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे। चलिए, जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार लाइक कर दें। चलिए, तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्रिका में अपने इस लेख को प्रकाशित करवाया। और कौन सी पत्रिका थी? तो देखिए, उनके दौर की जो पत्रिका थी उसका नाम प्रभा नहीं था, मर्यादा नहीं था, सरस्वती नहीं था। यानी सबसे पहले जो उनके दौर की पत्रिका थी गंगा पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? गंगा पत्रिका थी। अब जो गंगा पत्रिका थी इसके संपादक
के विषय में जानकारी नहीं मिलती है। लाहुल सांकृत्यायन भी इस पत्रिका का कुछ दिन तक संपादन करते रहे हैं और वोल्गा से गंगा भी इन्होंने महापंडित की उपाधि भी इनको यहीं से मिलती है। और आगे बात करते हैं, अगला सवाल, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए साथियों, जो ये सवाल बन रहे हैं आजकल वो सीधे सीधे सवाल नहीं बन रहे हैं, यानी अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो स्थापना तर्क और वन मोर देन ऑप्शन वाले सवाल, यानी पहले एक ही ऑप्शन सही होता था, अब एक सवाल में एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यह सवाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप बताएं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। युग की परिस्थितियों का महत्व उनके यहां है। कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व, यह भी उनके यहां देखने के लिए मिलता है। काव्य धाराओं और युगों को साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख, तो प्रवृत्तियों का उल्लेख पहली बार देखने के लिए मिलता है अच्छी तरीके से। साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व, तो उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों के लिए परंपरा को महत्व नहीं दिया कि हमारे यहां परंपरा चलती आ रही है, उन्होंने युगीन चेतना को महत्व दिया है। उस दौर की युग की जो चेतना थी, यानी अगर हम युग की परिस्थितियों को कहीं महत्व देंगे तो फिर वहां पर हम परंपरा को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि क्या होती हैं, परंपराएं रूढ़ होती हैं, उसमें परिवर्तन कम होता है और युगीन परिस्थितियां जो होती हैं वो युग के साथ परिवर्तित होती हुई चलती हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा घ। अगला सवाल है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्तिकाल से माना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, किसने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्तिकाल से माना है। अब जैसे हम शुक्ल जी की बात करें तो हिंदी साहित्य की शुरुआत तो कहां से मानते हैं, तो वो सिद्ध साहित्य से। किससे मानते हैं, सिद्ध साहित्य से, या उन्होंने हिंदी का जो आदिकाल माना है वो अपभ्रंश से उसके काल की गणना शुरू की है। इसी तरीके से हिंदी साहित्य में भक्ति काल से किसने साहित्य की शुरुआत मानी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र तो नहीं है, रामचंद्र शुक्ल को तो मैंने बता दिया, राम कुमार वर्मा ने संधिकाल से शुरुआत किया है। तो इस अर्थ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये इसके सही उत्तर होंगे। सवाल अगर अच्छे लग रहे हो तो आप लोग फटाफट लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया, बताइए। अब देखिए, रामकुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास लिख दिया। यहां पर एक नाम आता है वृंदावन लाल वर्मा का, धीरेन्द्र वर्मा का। तो धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, फटाफट लाइक करते जाइए। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, उत्तरी भारत की संत परंपरा। देखिए, अगर संत काव्य पर कोई आलोचना आ जाए, संत काव्य पर अगर बड़ा कोई नाम है जो आलोचना के क्षेत्र में वर्तमान समय में है, तो परशुराम चतुर्वेदी का है। अब यहां वीर काव्य की बात करें तो टीकम सिंह तोमर का नाम आ जाता है, और राजस्थानी हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो मोतीलाल मेनारिया का नाम आ जाता है। तो ये प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से साथियों काफी महत्वपूर्ण हैं। यहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और यहां से सवाल बनते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसने लिखा है, तो मौखिक इतिहास की बात जब भी की जाएगी तो राइट आंसर हो जाएगा नीलाभ का। नीलाभ ने मौखिक इतिहास लिखा है। इसके अलावा अगर उपन्यास पर बात किया जाए, कहानी पर बात किया जाए, तो इसका भी इतिहास लिखा है। किसने लिखा है, आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उपन्यास का इतिहास और कहानी का इतिहास भी लिखा गया है।
ठीक है, उपन्यास का इतिहास और कहानी का इतिहास दो लोगों ने लिखा है और दो बड़े नाम हैं जो आपको कमेंट में हमें बताना है। अगला सवाल है, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के, तो यहां पर डॉक्टर विजेंद्र स्नातक राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। अगला, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है, यह कथन किसका है? फटाफट बताइए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम सही जवाब है, गोपाल राय ने हिंदी कहानी का इतिहास और उपन्यास का इतिहास दोनों लिखा है और दोनों उनका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर जो सवाल है कि ये किसने कहा है, तो देखिए शुक्ल जी तो होंगे ही नहीं, क्योंकि शुक्ल जी की बात ही की जा रही है, तो शुक्ल होंगे ही नहीं। अब यहां पर हरिऔध की बात करें तो हरिऔध ने तो बहुत बाद में लिखा है। यहां पर किसने कहा है, तो यह गारसत तासी कहेंगे नहीं, तो भाई एकदम जले हुए थे और वो कहां पर हैं, वो शुक्ल जी के बहुत पहले लिख चुके हैं। तो यहां बात किसकी की जा रही है, ये आप थोड़ा सा विचार करके बताइए। यानी यहां राइट आंसर हो जाएगा, ग्रियर्सन के इतिहास से यह बात कही गई है। अगला सवाल है, हिंदी में किस भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है? यह कथन मिस्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? यह भी काफी अच्छा सवाल है। क्या सवाल है? हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, यह कथन मिस्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? यानी मिस्र बंधु विनोद को हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ किसने माना है? अगर सवाल इस तरह से पूछा जाए कि इसको पहला इतिहास किसने माना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुमन राजे। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का नया इतिहास, अब देखिए नया कोई चीज होती है तो क्या होता है, खेल खिलौने होते हैं, नए नए आते हैं, तो डॉक्टर राम खेलावन, अगर नया इतिहास का नाम आएगा तो नया का मतलब नई चीजें हम क्या मांगते हैं, खेलने के लिए मंगाते हैं, तो नया इतिहास डॉक्टर राम खेलावन पांडे। अगला सवाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता कौन है? अब ध्यान रखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य की बात की जा रही है तो हमेशा ईश्वर क्या होते हैं, आधुनिक होते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें तो यहां पर कृष्ण का नाम आया है। तो कृष्ण क्या थे, बहुत ही आधुनिक थे, बड़े रोमांटिक थे, उस समय भी रोमांस करते थे, आधुनिक थे। तो ऐसे याद रखेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता कौन है? कृष्ण शंकर शुक्ल है। नागरी पंचांडी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? कितने खंडों में प्रकाशित है? अब यह भी सवाल आज ही मैंने आप सबको बताया था, आज ही पढ़ाया था। तो साथियों, यह जो इतिहास है यह प्रस्तावित अगर पूछेगा, प्रस्तावित अगर पूछेगा तो इसका जवाब, प्रस्तावित अगर पूछेगा तो इसका जवाब 18 होगा, और अगर प्रकाशित पूछेगा तो इसका जवाब 16 होगा। पहला अगर पूछेगा कि पहला किसने लिखा है, तो पहला लिखा है राजबली पांडे ने। किसने लिखा है? राजबली पांडे ने लिखा है। अगर 16वां आपसे पूछे तो लोक साहित्य का इतिहास, 16वां यदि आपसे पूछे लोक साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो आप क्या बताएंगे? कृष्णदेव उपाध्याय, यानी पहला राजबली और अंतिम कृष्णदेव उपाध्याय। कृष्णदेव उपाध्याय, ये नाम आपको याद रखने हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा 16 खंड। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी के संबंध में यह कथन किसका है? उन्होंने इतिहास के विषय में यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा।
यहां पर एक कथाकार हैं जैनेन्द्र, मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र ने बात कही है कि शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं है। ठीक है, सही है। अगला सवाल, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कारकर्ता कौन थे? अगर हिंदी में पूछ लेता कि हिंदी में विधेयवादी पद्धति को किसने शुरू किया, तो हिंदी लेखन में रामचंद्र शुक्ल ने शुरू किया। अगर पूछा जाए आधुनिक इतिहास के जनक कौन है, आपसे अगर पूछा जाए आधुनिक साहित्य के इतिहास के जनक कौन है, तो यहां पर भी तेन ही जवाब होगा। और इतिहास लेखन के विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता अगर पूछे तब भी तेन ही जवाब होगा। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, तो इसे विकासवादी पद्धति भी कहा जाता है। और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में आया, उसका ही यह रूप है। अब आप लोग बता दीजिए, आज ही मैंने आपको पढ़ाया है रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखने की शुरुआत की वह कब शुरुआत की, और शुक्ल जी ने जिस ग्रंथ के लिए भूमिका लिखना शुरू किया उस ग्रंथ का लेखन कब शुरू हुआ था? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने जिस ग्रंथ के लिए भूमिका लिखना शुरू की वह ग्रंथ 1908 में लिखना शुरू किया गया और 1928 तक उसका लेखन हुआ। 1928 में शुक्ल जी को उस ग्रंथ की, हरदेव बाहरी ने इस ग्रंथ की भूमिका लिखने के लिए कहा और शुक्ल जी ने यह ग्रंथ 1929 में इसकी भूमिका लिखकर तैयार की। लेकिन इसकी भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि एक इतिहास ग्रंथ के रूप में आ गया। यानी अब इसका आपको बताना है कि 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर प्रकाशित करवाया। इसका संशोधित और प्रवर्धित संस्करण किस सन में आता है? यानी रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आता है, इसका संशोधित और प्रवर्धित संस्करण किस सन में आता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो हिंदी शब्द सागर के हिंदी साहित्य का विकास के रूप में उन्होंने इसका लेखन किया, लेकिन इसका संशोधित और प्रवर्धित संस्करण जो है शुक्ल जी ने निकाला दोबारा, उसका सन था 1914 यानी 1940 में। पूरे भक्तिकाल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन हैं? बताइए। अब देखिए, जब मैं आपको पढ़ने के लिए कहता हूं विभिन्न इतिहासों को, तो मैं बताता हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को सबसे अच्छा अगर किसी ने व्याख्यायित किया, लिखा, पढ़ा है तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है। वो क्यों किया? क्योंकि उन्होंने पूरे भक्तिकाल को 4 भागों में बांटा और उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। इस अर्थ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वह सही उत्तर होंगे। अगला सवाल है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छे सवाल आए तो लाइक जरूर करिएगा। ऑप्शन सही होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उपाध्याय सिंह हरिऔध, इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 नामक ग्रंथ का लेखन किया है। अगला सवाल है साथियों, इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? यह सवाल अगर मैं कह दूं तो यह 100% का सवाल है, यानी कह दें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दूं तो यह भी कम होगा। तो आप सब इसका सही जवाब बताएंगे, आप सब इसका सही जवाब बताएंगे कि इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है। किस प्रकार का पारंपरिक दृष्टिकोण रहा है? वस्तुपरक रहा है, आदर्श मूलक आध्यात्मिक रहा है, विश्लेषण परक या फिर तर्क मूलक रहा है? चलिए फटाफट बताइए। अब ध्यान दीजिए कि जो भारतीय पद्धति है, भारतीय पद्धति में सबसे पहले किसको ज्यादा महत्व दिया जाता है? तो आदर्श को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है।
और हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम आदर्श और अध्यात्म को निकाल दें तो बहुत कम ही साहित्य बचेगा। यानी आदिकाल में भी थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता मिल जाती है, पूरा भक्तिकाल और रीतिकाल में भी लगभग पूरा रीतिकाल आपको आध्यात्मिकता की छटा दिखाता है, क्योंकि रीतिकाल की कथनी ही है कि रिझिए सु कवि तो कविताई है, नहीं तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। और ये आध्यात्मिकता आधुनिक काल में भी पहुंच जाती है, जहां पर छायावाद में भी आपको देखने के लिए मिलता है, नई कविता में भी कुछ कुछ पहलू में देखने के लिए मिलता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जो लेखन की पद्धति है वो आदर्श मूलक है और आध्यात्मिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ख। अगला सवाल है साथियों, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो आज ही मैंने आपको बताया श्याम सुक और गणेश। श्याम सुक और गणेश, यहां पर 3 लोग आ जाते हैं, तो मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ध्यान रखिएगा, तो श्याम आ गए, शुक आ गए और गणेश आ गए। कृष्ण बिहारी मिश्र जो है यह इसमें नहीं आते। कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें नहीं आते। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? अब साथियों आपको बता दें कि इस्लाम के आक्रमण की देन यह रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और लगभग उन्हीं के कथनों को एक रेखीय स्वर में राम कुमार वर्मा जी भी पोषित करते हैं। लेकिन इसी अर्थ से विलग भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। अब देखिए, जब रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये जो हिंदी में भक्ति काल है वह इस्लाम के आक्रमण की देन है, तो इस बात को वो क्या कहते हैं, 4 आना देते हैं। यानी अगर 1 रुपए में देखें तो 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, यानी कुल 16 आना होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 12 आना क्या कहा कि स्फूर्त स्वतः विकास है, और उस स्फूर्त स्वतः विकास में क्या क्या चीजें सम्मिलित थी, तो 4-4 आना करके 3 तरह के आधार को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वीकार किया, और उसी 4 आना में उन्होंने इस्लाम की देन को दक्षिण के आलवार भक्तों से भी जोड़ा। यानी दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन है? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यानी 4 आना उन्होंने इस्लाम को माना और बाकी 4 आने में उन्होंने सबको माना, और बाकी 12 आना जोड़कर 16 आना बना। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला सवाल है साथियों, हिंदी साहित्य का अतीत तथा वांग्मय विमर्श ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं? आसान सवाल है। तो यहां पर 2 कंफ्यूजन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ये 2 तरह के कंफ्यूजन आपके सामने आ सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहां तिवारी और मिश्र दोनों आ गया है। अतीत की बात की जाएगी तो वहां पर अतीत में, आज का अतीत अगर कल याद करेंगे तो क्या याद करेंगे, हर चीज में मिश्रण था। और अगर तिवारी की बात की जाएगी तो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास या हिंदी साहित्य का सरल इतिहास की बात की जाएगी। ठीक है, तो तिवारी आएंगे तो सरल होगा और मिश्र आएंगे तो अतीत होगा। यानी अतीत से लेकर वर्तमान तक हर चीज में मिश्रण होता है। तो अगर आप मिश्र को याद रखेंगे तो हमेशा मिश्र से अतीत को याद रखेंगे। अतीत से लेकर वर्तमान तक हर चीज में मिश्रण होता है और तिवारी बहुत सरल होते हैं।
आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? बताएं। बाल्यावस्था कहने वाले, अब ध्यान रखिएगा कि यहां पर आदिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे क्या कहा? बाल्यावस्था काल कहा है। क्या कहा है? बाल्यावस्था काल। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, बच्चों को रसाल यानी मीठी चीजें बहुत पसंद होती हैं। बच्चों को मीठी चीजें बहुत पसंद होती हैं, तो इससे जोड़कर याद रखेंगे आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया, वह कौन है? किसने इनकी कमियों को सर्वप्रथम रेखांकित किया? देखिए, भारतीय परंपरा में रामचंद्र शुक्ल का संबंध कहां है? सबसे पहले नागरी प्रचारणी सभा से संबंध है, फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंध है, और इन पर सबसे ज्यादा उनके सवालों के जवाब और उनकी आलोचनाओं को तर्क सहित काट कर स्थापित करने का काम किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। जैसे शुक्ल जी ने कहा कि भक्तिकाल का उदय किसकी वजह से हुआ? इस्लाम के आक्रमण की वजह से हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें अलवारों से जोड़ दिया और कहा कि यह भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। इसके अलावा फिर कबीर दास के ऊपर लेके डंडा दौड़ गए। कौन दौड़ गए? रामचंद्र शुक्ल। वो कहे कि कबीर की भाषा जो है उनकी भाषा में कुछ है ही नहीं है। कहे अच्छा भैया, कहे कबीर की भाषा में बहुत दम है, वो अपनी भाषा से अपनी बात मनवा लेते हैं, कोई सीधे साधे नहीं मानता, दरोरे दे के मनवा लेते हैं, और ऐसे वैसे नहीं, वो तो भाषा के डिक्टेटर हैं। कहे अच्छी बात है। फिर इसी तरीके से शुक्ल जी ने आदिकाल में नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, इन सब को उन्होंने क्या किया? दरकिनार कर दिया। उनको साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा, उनको सांप्रदायिक साहित्य कह दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अगर इसको हम निकाल देंगे तो साहित्य में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर उन्होंने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया और 8 धन 4 12 रचनाओं का उल्लेख किया, और उसको भी हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं और बताते हैं कि इसमें ज्यादातर रचनाएं स्वयं शुक्ल जी ने अप्रामाणिक मानी हैं, कुछ रचनाएं आदिकाल में नहीं आती हैं, और कुछ रचनाओं में वीर गाथात्मक चरित्र नहीं है, कुछ रचनाएं इतनी छोटी या सूचना परक मात्र हैं, कुछ रचनाएं अप्रकाशित हैं या उनकी पांडुलिपि भी प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से अगर किसी ने जवाब दिया तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, तो उन्होंने संवत 750 से 1375 तक, क्योंकि ये लगभग शुक्ल जी के नजदीक ही अपनी आलोचना को रखते हैं। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? कितने कालों में विभक्त किया है? तो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 कालों में इसको विभक्त किया है। अगला सवाल, आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? यह बहुत आसान सा सवाल है, सब लोग बता देंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, 4 भागों में। रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? चलिए, रामखिलावन पांडे। अब देखिए यहां पर क्या नाम है? रामखिलावन। अब कोई अगर राम की खेला करता है, क्या करता है? राम का खेला करता है, तो क्या करेगा? वो संक्रमण काल में करेगा, यानी जहां पर संक्रमण का दौर रहता है वहां पर राम का खेला किया जाता है। इस तरह से याद रखेंगे तो संक्रमण काल रामखिलावन पांडे। साहित्य के युग को समाजशास्त्री तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल, इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर सवाल नए लगे, सवाल अगर अच्छे लगे तो निश्चित तौर पर लाइक भी कर सकते हैं। लाइक करना बिल्कुल निःशुल्क है और इसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, और ना ही आपका अंगूठा काटा जाएगा कि भाई आपने लाइक कर दिया तो आपका अंगूठा काट लिया जाएगा।
तो जल्दी जल्दी जवाब दें, सवाल बहुत अच्छा है। देखिए यहां पर एक नाम आप सबको मिल रहा है, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। यहां यह भी पूछा जा सकता है कि शंभुनाथ सिंह या इनमें से कौन सा ऐसा लेखक है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी सम्मिलित था। ये कवि सामाजिक कार्यकर्ता थे। देवरिया जिले में इनका जन्म हुआ था और काशी विद्यापीठ में शिक्षक के रूप में भी रहे और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी कृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। समय की शिला, जर्द जहां नीला है, हरिजन गीत। अब देखिए यहां पर हरिजन गीत, ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है। हरिजन गीत, आप सबको पहले से मैं बता दूं कि आपके यहां दलित विमर्श से संबंधित कम से कम 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। दलित विमर्श से संबंधित कम से कम 3 सवाल अवश्य पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान में रख के आप तैयारी करिएगा। अच्छा, विद्यापीठ में आप भी पढ़े, बहुत बढ़िया। तो साहित्य के युग को समाजशास्त्री, ऐतिहासिक युगों के संबंध प्रस्तुत कर प्राचीन काल, आधुनिक काल, इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत किया। यानी केवल 2 काल में इन्होंने इसको समाहित कर दिया है। और किसने किया? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन और हिंदी साहित्य। साथियों, नाम एकदम मिलता जुलता है, नाम मिलजुल रहा है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यहां पर 3, 2, 4 और 1। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के लिए। अगर आपसे पूछा जाए यह किस तरह का ग्रंथ है या इसकी विधा आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे कि हिंदी साहित्य नामक जो रचना है यह एक इतिहास ग्रंथ है धीरेन्द्र वर्मा का। और धीरेन्द्र वर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एचओडी रह चुके हैं हिंदी डिपार्टमेंट के। अगला सवाल, उनके नामकरणकर्ता के साथ इनको मिलाना है, यानी किसने किस काल का नामकरण क्या किया है। तो 2, 1, 5, 4, 3। अंधकार काल, अंधकार काल डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। देखिए अंधकाल और अंधकार काल ये दोनों अंतर है, ठीक है। उन्मेष काल गणपति चंद्रगुप्त, चारण काल ग्रियर्सन, वीर काल मोहन अवस्थी। इसको याद रखना है, जरूर याद रखना है। कैसे? देखिए अंधकार काल, तो अंधकार काल और अंधकाल दोनों में अंतर है। अंधकार कैसे याद रखेंगे? डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, कुलश्रेष्ठ। अब देखिए कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। तो अगर अपने कोई कुल में श्रेष्ठ है भले वो अंधा ही हो। उन्मेष काल, अगर गणपति की पूजा करेंगे तो क्या होगा? आपका हमेशा उन्मेष होगा। चारण काल, तो मैंने आपको ग्रियर्सन के सभी कालों को याद करने के ट्रिक बताया था कि ग्रियर्सन ने 11 कालों में 11 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया। ट्रिक क्या था कि ग्रियर्सन को किसी ने बताया कि भारत में जाके सबका चरण छू लो और तुम क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। तो सबसे पहले उन्होंने चारण काल से शुरुआत की और वो चरण छूने के लिए आगे बढ़े तो कहां पहुंच गए? वो पहुंच गए सीधा जायसी के यहां, और जायसी के पर उन्होंने पैर छुआ तो जायसी ने कहा अरे बौराहा पगला गए हो, हाँ? हमारा पैर छूने से कुछ नहीं होगा, सीधे भाग जाओ ब्रज में, वहां पर पैर छुओ। तो वो जाते हैं, ब्रज का काव्य वहां चल रहा था, तो
तो उनको किसी ने बताया कि यार मेरा पैर छूने से कुछ नहीं होगा, तुमको कहां जाना होगा, तुमको और आगे जाना होगा। तो वो बेचारे कहां निकल जाते हैं, फिर आगे वो मुगलों के यहां चले जाते हैं। और जब मुगलों के यहां जाते हैं तो देखे वहीं तुलसीदास बैठे थे, तो तुलसीदास का उन्होंने पैर छुआ, और तुलसीदास का पैर छूते छूते पूरा जमाना ही बदल गया, रीति काव्य आ गया ना। और यानी फिर रीति काव्य से आगे बढ़ेंगे तो मैंने इसकी एक ट्रिक भी आपको बनाई थी। क्या ट्रिक बनाई थी? सीपी सीपी मत जा, ठीक है। क्यों मत जा? क्योंकि वहां पर ऋतु जो है वो गई हुई है। क्यों गई है? क्योंकि वहां पर 18 विक्ट्री परेड चल रही थी। तो इस प्रकार से मैंने इनकी रचनाओं को याद करवाया था, ठीक है। अब यहां पर जो इन्होंने काल विभाजन किया है, तो अंतिम 2 काल विभाजन इनका याद रखना है। यानी जो भारत में कंपनी का शासन हुआ वो कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? 1857 में। और फिर उसके बाद विक्टोरिया युग हुआ। तो यानी अंत किस पे होता है? विक्टोरिया युग पे हो जाता है, यानी विक्टोरिया का शासन जब भारत में होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देखते हैं। तो यहां पर 2, 1, 4, 3 आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य शिव कुमार मिश्र, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामसूत्र चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। साथियों यहां 2 इतिहास ग्रंथ ऐसे हैं, 2 इतिहास ऐसे हैं, हां मोहन अवस्थी ने भी कहा है, ठीक है। यहां मैं आपको बता रहा हूं कुछ कालों के नामकरण 2-2 लोगों ने भी किए हैं। तो आधुनिक देखिए 2 इतिहास ग्रंथों की डेट आपको याद रखनी होगी। एक तो रामस्वरूप चतुर्वेदी वाला 1986 और बच्चन सिंह वाला 1996। तो 2 की डेट आपको याद रखनी है। और भक्ति काल का उदय आपको समझना हो तो इसके लिए आपको कौन सा ग्रंथ याद करना होगा? शिव कुमार मिश्र का, ठीक है। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को इतिहासकारों के साथ सुमेलित करिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, तो 2, 1, 4, 3 हिंदी साहित्य की भूमिका। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे। पहला 1940 में, दूसरा 1952 में और तीसरा भी 1952 में। ये तीनों ग्रंथों का क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। तीनों इतिहास ग्रंथों का क्रम याद रखना है। तो यहां पर हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का उद्भव काल वासुदेव सिंह का है। साहित्य इतिहास संरचना सुमन राजे का है। और हिंदुई साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। 2 इतिहास ग्रंथों का अनुवाद हुआ है, उसे आप जरूर याद रखिएगा। जैसे गारसा दतासी के इतिहास का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो तजकराई सुअराई हिंदी के नाम से करीमुद्दीन ने कर दिया। और उसका हिंदी में अनुवाद किसने कर दिया? तो गारसा दतासी का फ्रेंच वाला अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कर दिया। कैसे याद रखेंगे कि ज्यादातर भारत के विद्वान फ्रांस जाते थे लक्ष्मी कमाने के लिए। फ्रांस कहां जाते थे? लक्ष्मी कमाने के लिए जाते। तो ऐसे याद कर लेंगे। और किशोरियां जो होती वो अंग्रेजी बोलती हैं। तो अंग्रेजी का जो इतिहास ग्रंथ है उसको अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? किशोरियों ने किया, किशोरीलाल गुप्त ने कर दिया। तो किशोरीलाल गुप्त का वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का उन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया। तो जो अनुवाद किए हुए ग्रंथ हैं उनको जरूर याद करना है, क्योंकि वहां से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करिए। प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों।
चलिए देखते हैं हिंदी। तो 3 4 1 2। हिंदी साहित्य का इतिहास यानी रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है यह 1929 में आता है और परिवर्तित संस्करण इसका 1940 में आता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में आता है यानी रामकुमार वर्मा वाला। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त का 1940 वाला। हिंदी साहित्य की भूमिका यह कब आती है? 1965 में आती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। चार, 3, 2, 1। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे बाजपेयी। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। 20वीं शताब्दी 1942 का है। डेट बताइएगा, एक बार डेट बताइएगा इसकी। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी किस डेट की रचना है, इसकी तारीख भी पूछा जाता है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञे का है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि राममूर्ति त्रिपाठी का है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा का है। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को भी आप लोग ध्यान में रखें। फटाफट लाइक आप लोग 50 पहुंचा दीजिए, जितने साथी जुड़े हुए हैं एक बार लाइक को 50 पहुंचा दीजिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी अज्ञे का है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, सॉरी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे बाजपेयी का है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य अज्ञे का है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि राममूर्ति त्रिपाठी का है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा का है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन ग्रंथों को आप याद में रखेंगे। चला जाए आगे। 4, 3, 2, 1 यानी ख। अगला सवाल है संगत चरण का चयन करिए। संगत चरण का चयन करिए। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय। रीति काव्य की भूमिका राममूर्ति त्रिपाठी। मध्ययुगीन धर्म साधना नंद दुलारे बाजपेयी। वांग्मय विमर्श आचार्य नगेंद्र। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। बताओ भैया। इसमें संगत चरण बताना है, यानी इसमें सब गलत है, एक सही है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास यह गुलाब राय का है। रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका फटाफट कमेंट करके बताएं। रीति काव्य की भूमिका किसने लिखा है? तो रीति काव्य की भूमिका, तो साथियों ये जो हमने 16 हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास हम लोगों ने जो पढ़ा, जिसको नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा संपादित किया जा रहा है, तो हिंदी साहित्य का जो रीति काव्य की भूमिका है वह उसी में ही है और इसके संपादक कौन है? नगेंद्र हैं। बात करें मध्ययुगीन धर्म साधना, यह किसका है? मध्य युगीन धर्म साधना, फटाफट बताएं। धर्मयुगीन भगीरथ का, अच्छा ठीक है। वांग्मय विमर्श, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वांग्मय विमर्श, तो यहां पर साथियों यह वांग्मय विमर्श हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। देखिए मध्ययुगीन धर्म साधना उनका एक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। और ये वाला किसका है? वांग्मय विमर्श विश्वनाथ का है, विश्वनाथ। अब विश्वनाथ
में क्या है? प्रसाद मिश्र, वांग्मय विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। रचना में रचनाकार के संगत चरण का चयन करिए। संगत चरण का चयन करिए। अब यहां पर हिंदी साहित्य का अतीत, मैंने आपको बताया था अतीत में भी मिश्रण होता था और आज भी मिश्रण होता है, ये सही हो गया। वांग्मय विमर्श अभी हम लोगों ने बताया था, ठीक है। हिंदी काव्यधारा नगेंद्र का न होकर किसका है? किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला सवाल, निम्न में संगत चरण का चयन करिए। हिंदी भाषा और साहित्य 1931। यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है, यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अभी भी हम लोगों ने इसकी डेट देखा था। वांग्मय विमर्श 1944 का, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह भी मैंने बताया था 1986 का है, ठीक है। बाकी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब का था? 1938 का था, यही है। और हिंदी भाषा और साहित्य ये किस सन का है? ये आप लोग हमें कमेंट करके अभी बताएंगे किसका समय क्या है। चलिए फटाफट कमेंट करिए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सही है, 1938 का है, 1930 का है। सी सही है तो सही ये बताइए, 1938 है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्न में संगत चरण का चयन करिए। संगत चरण का चयन करिए। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1954, हिंदी भाषा का उद्भव विकास 1948, हिंदी भाषा और साहित्य 1949, हिंदी उपन्यास उपलब्धियां 1952। चलिए फटाफट बताइए। यहां पर हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949, ये वाला आपका सही है, बाकी सब आपके गलत हैं। हिंदी, निम्न में संगत विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य का इतिहास तो आप जानते हो 1929 का है। हिंदी के प्राचीन कवि ये भी गलत है। हिंदी साहित्य प्रवृत्तियां ये भी गलत है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986, यानी यह इसका सही है। निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल गिरियर्सन और उद्भव काल मिश्र बंधु। चलिए बताइए, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए यहां पर सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण किया और चारण काल ग्रियर्सन ने किया, उद्भव काल मिश्र बंधुओं ने नहीं किया है। तो ये आप सब बताएंगे कि आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है, यह भी बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि आदिकाल नामकरण की जो प्रेरणा है वह किससे संबंधित है, बताइए। आदिकाल की जो नामकरण की प्रेरणा है वो किससे संबंधित है और उद्भव काल नामकरण किसका है। तो आदिकाल को उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा है। किसने कहा है? वासुदेव सिंह ने कहा है। और आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल किसकी प्रेरणा से कहा है? तो जो शुक्ल जी ने
उत्थान दिए हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, इसी उत्थान शब्द से प्रभावित होकर उन्होंने आदिकाल का नामकरण किया है। यानी किससे संबंधित है, तो शुक्ल जी से प्रभावित है। और यहां पर विकल्प, असंगत विकल्प का चयन करना है तो उद्भव काल वासुदेव सिंह का है, यहां पर मिश्र बंधु लिखा है। निम्न में असंगत का चयन करिए। चारण काल रमाशंकर शुक्ल, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आधार काल मोहन अवस्थी, आरंभिक काल मिश्र बंधु। फटाफट बताएं। अच्छा सवाल है ये भी। देखिए इसमें असंगत का तुलना करना है। चारण काल तो इसको ग्रियर्सन ने भी कहा है और राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क। इसके अलावा वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कैसे याद रखेंगे, तो विश्वनाथ बहुत वीर हैं। आधार काल मोहन अवस्थी, व्यक्ति अपने मोह के आधार से फंस जाता है और मिश्रों ने आरंभ किया था। शुक्ल जी को इतिहास पांचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किसकी है? यह क्वेश्चन ऑफ द डे है, बहुत बढ़िया सवाल है, सभी लोग सही जवाब देंगे साथियों। देखिए शुक्ल जी कुल मिलाकर एक बड़े इतिहासकार हैं, लेकिन इनका और आलोचकों से एक अलग ही भाव रहा है। लेकिन आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने कई अपनी स्थापनाएं दी हैं और उसी स्थापनाओं को काटने का और मानने का ही कार्य बाद की आलोचनाओं में किया गया है। तो शुक्ल जी के इतिहास को उन्होंने पांचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उन्होंने इसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह किसका कथन है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है साथियों, यह डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। किसका कथन है? नामवर सिंह का कथन है और यह कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, सवाल अच्छे लग रहे हो तो फटाफट लाइक करिएगा, 60 पहुंचाइए लाइक। अगला सवाल है, असंगत विकल्प चुने। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी FEK, आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करें तो यह किसका ग्रंथ है? यह डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य, आज ही की क्लास में यह प्रश्न आया था। आधुनिक हिंदी साहित्य बताएं। तो मैंने आपको बताया था लक्ष्मी सागर वार्षणीय। क्या है? लक्ष्मी सागर वार्षणीय। यानी चीजें कितनी ही मॉडर्नाइज क्यों ना हो जाएं, लक्ष्मी हमेशा सर्वोपरि रहेंगी। लक्ष्मी की कमी कभी होती नहीं है और लक्ष्मी के लिए हमेशा आदमी परेशान रहता है। तो कैसे याद रखेंगे? लक्ष्मी सागर वार्षणेय, आधुनिक हिंदी साहित्य। अगला सवाल, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र, छायावाद नंदुलारी वाजपेयी, छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली। चलिए फटाफट बताइए। अब बात करें तो हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र का है, छायावाद नंदुलारे वाजपेयी का नहीं है, छायावाद नामवर सिंह का है, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली का है। तो नंदुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है, लेकिन इनका यह नहीं है। तो यहां पर ख ऑप्शन सही है। अगला सवाल, हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मत में असंगत का चयन करिए। यानी किसने किसको हिंदी का पहला कवि नहीं माना है? चलिए फटाफट बताइए।
अब यहां पर एक और रचना मैं आपसे पूछूंगा और इसका सही जवाब जो देगा भैया रसगुल्ला खिलाऊंगा। कौन सा रसगुल्ला? पीला वाला, मोहन भोग कहते हैं ना इसको। चलिए मोहन भोग खाने के लिए तैयार हो जाइए। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, भागिएगा मत छोड़ के मैदान, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जैसे सभी लोगों ने हिंदी साहित्य में पहला तो माना कि पहला कवि कौन है, लेकिन इसी में एक व्यक्ति ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन्होंने यह प्रयास नहीं किया है। तो स्वयंभू को देखो नगेंद्र ने नहीं माना है ना, स्वयंभू को डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं माना है। तो हिंदी का पहला कवि गारसाद तासी के इतिहास में कौन है? गारसाद तासी के इतिहास में हिंदी का पहला कवि कौन ठहरता है? चलो भैया राजभोग खाने के तैयार हो जाओ। चलिए फटाफट बताइए, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने कहा यह भी बताना है। और गारसाद तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला कवि कौन है? तो स्वयंभू को प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने कहा है, अपभ्रंश के कवि थे। चलो भैया, तो यहां पर संगीता जी को ये आज का ये रसगुल्ला दिया जा रहा है भाई, मोहन भोग संगीता जी को मिलेगा। और गारसाद तासी के इतिहास में पहले कवि जो मिलते हैं वो अंगद मिलते हैं। तो अंगद क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये अल्फाबेटिकल तरीके से वर्णानुक्रमी पद्धति के आधार पर पहले कवि अंगद ठहरते हैं। और बाकी जो स्वयंभू हैं इन्होंने किसने? रामकुमार वर्मा ने। कैसे याद रखेंगे? राम जो थे वो स्वयंभू थे। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन करिए। प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन करिए। पुष्य, पुंड, शिव सिंह, सेंगर, सरापा, राहुल सांकृत्यायन, ये गलत हो गया। शालिभद्र सूरी, गणपति चंद्रगुप्त, अब्दुल रहमान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये सब तो सही है। क्या संगीता जी का गलत है? मुझे तो उनका ही पहले दिखा। चलिए कोई बात नहीं, उनसे रसगुल्ला आप छीन तो सकते नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने जूठा कर दिया हो। अगला सवाल, हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन करिए। यह सवाल बहुत मजेदार है, चलिए फटाफट बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का जो शुरुआत है वो कहां से मानी है? भक्ति काल की शुरुआत उन्होंने कहां से मानी है? मतलब साहित्य की शुरुआत भक्ति काल से। रामकुमार वर्मा ने संधि काल से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहां से मानी है? सिद्ध साहित्य से। गणपति चंद्रगुप्त ने कहां से मानी है? तो यहां क्या करना है कि संगत विकल्प का चयन करना है। यहां इन्होंने आदिकाल से इसकी शुरुआत मानी है। ठीक है, चलिए एक और रसगुल्ला खाने का अवसर दे देते हैं। अगर सही जवाब जो दे लेगा ये इस बार व्हाइट वाला रसगुल्ला देंगे। एक मौका और आप सबके पास है, अंतिम मौका है। चलिए भैया, ये सफेद वाला रसगुल्ले क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है छेना वाला रसगुल्ला। तो छेना वाला रसगुल्ला खाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जो सही जवाब दे देगा वह इसका तुरंत हकदार होगा। जातीय साहित्य का उदय, जातीय साहित्य का उदय आदिकाल का नामकरण किसने किया है? जातीय साहित्य का उदय आदिकाल का नामकरण किसने किया है? यह आपका आज का सवाल है। चलिए फटाफट
छेना भाई आ रहा है, मार्केट में आ गया ये छेना, जल्दी से जवाब दीजिए और ले जाइए। जातीय साहित्य का उदय, आदिकाल का नामकरण किसने किया है? साथियों, अगर आप हमारे अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 9628959237 पर व्हाट्सएप करें। इसी तरीके से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और रिवीजन करवाया जाएगा, 10 मॉडल पेपर और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, नोट्स भी आपको मिलेगा। एलटी ग्रेड, जीआरसी प्रवक्ता और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अभ्यास बैच उपलब्ध है। फटाफट कमेंट कर करके बताएं। रामविलास शर्मा, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ये लगता है कि व्हाइट रसगुल्ला ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, कोई नहीं बता पा रहा है। इस बार कौन पाया है? मनीष पांडे जी ने बच्चन सिंह जवाब दे दिया है, और इस बार भाई मनीषी नाम लिखा है ना, एक बार देख लें फिर से। चलिए, मनीषा तो नहीं है। चलिए, तो मनीष जी को भाई मुबारक हो, आज का ये सफेद रसगुल्ला। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज का ये जो सवाल है और ये जो सिलसिला है समाप्त हुआ। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करके जाइएगा, नहीं पकड़ के उंगली तोड़ देंगे आप लोग का अगर लाइक नहीं करोगे तो। ठीक है, इतनी रात को बिना खाए पिए पढ़ाता रहता हूं, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी जल्दी, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।